हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सोशल स्टडी में टू टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है रोटेशन, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। सेकंड है रिवॉल्यूशन, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। ओके, घूर्णन जो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और दिन और रात के चक्र के लिए जिम्मेदार है। और पृथ्वी लगभग 24 घंटे लेती है एक चक्कर पूरा करने के लिए। ओके, और आधा चक्कर पूरा करने के लिए घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिवस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ओके, अगर पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो उसके सूर्य की तरफ जो है पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होता है, वहाँ दिन होगा, और जिसके कारण जो है उस भाग में गर्मी जो होती है लगातार होती है, और दूसरे भाग में जो है हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड रहेगी। ओके, और इस तरह की अवस्था को जीवन भर संभव नहीं हो पाएगा। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, अपनी दूरी पर, और पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से जो है 66.5 का कोण बनाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी का अक्ष जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वो एक काल्पनिक रेखा है, और वो अपने कक्षीय सतह से कितने का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट पाथ ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन? तो ए है रिंग्स, बी है ऑर्बिट, सी है पाथ एंड डी है एक्सिस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा, ऑर्बिट। ओके, आगे देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए है परिक्रमण, बी है घूर्णन, सी है अंतरण एंड डी है प्रतिदीप्ति। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो कहलाता है वो घूर्णन कहलाता है, यानी रोटेशन कहलाता है। ओके, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना जो है वो रोटेशन कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की गति को कहते हैं परिक्रमण, यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ए है परिक्रमण, बी है घूर्णन, सी है अंतरण एंड डी है प्रतिदीप्ति। तो वो घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो है पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? ए है पूर्व से पश्चिम, बी है पश्चिम से पूर्व, सी है उत्तर से दक्षिण एंड डी है दक्षिण से पूर्व। तो पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, और राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? तो पृथ्वी का अक्ष जो है अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, और अपने अक्ष से कितनी डिग्री का कोण बनाता है? तो अपने अक्ष से जो बनाता है 23.5 डिग्री का बनाता है, लेकिन यहाँ कच्ची सतह अगर दिया है तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ए है इसमें पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ जो है इसका अक्ष जो है 66.5 का कोण बनाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है परिक्रमण कहलाता है, तो ये गलत है। ओके, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण नहीं रोटेशन वो घूर्णन कहलाता है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लीप ईयर क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, लीप ईयर से क्वेश्चन पूछता है। लीप ईयर जो होता है पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। ओके, और 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त दिन को जो है फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी मंथ जो होता है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का मैच करना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है घूर्णन कहलाता है। ओके, ए का थर्ड हो जाएगा। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना जो है परिक्रमण कहलाता है।
बी का फर्स्ट हो जाएगा। और ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन जो कहलाता है वो प्रतिदीप्ति वृत्त कहलाता है, सी का 4 हो जाएगा। एंड जो डी है कि पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का समय जो होता है, डी का जो है सेकंड काला हो जाएगा, विषुव। ओके, तो ए का जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा एंड डी का थर्ड हो जाएगा। ओके, डी का सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ अर्थ। ओके, इसे भी क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अभी हम लोग उसमें क्वेश्चन आया था फ्रेंड कि पृथ्वी अपनी दूरी पे जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, और पृथ्वी का अक्ष क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जो इसके कच्ची सतह से जो है वो 66.5 का कोण बनाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी अपनी दूरी पे जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, और पृथ्वी का अक्ष जो है वो कैसी रेखा है, तो एक काल्पनिक रेखा है और जो उसके कच्ची सतह से जो है 66.5 का कोण बनाता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। और 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं, तो 21 जून को। ओके, 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयतांक कहते हैं। तो उत्तर आयतांक जो है किसे कहते हैं, जब सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ झुका होता है, तो पृथ्वी इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर आयतांक कहते हैं। ओके, और अब क्वेश्चन पे आते हैं, 21 जून को होने वाली घटनाओं के बारे में क्या सच है। सच क्या है, ए है सूर्य मकर रेखा पर सीधे चमकता है, बी है पृथ्वी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं एंड सी है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है एंड डी है भूमध्य रेखा के दक्षिण में सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून को होने वाली घटनाओं के बारे में क्या सच है, तो उत्तरी ध्रुव जो होता है सूर्य की ओर झुकता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे किस दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधे चमकता है, तो ए है 21 मार्च, बी है 21 जून, सी है 23 सितंबर एंड डी है 22 दिसंबर। तो किस दिन सूर्य जो होता है मकर रेखा पर सीधे चमकता है, तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधे चमकता है। ओके, आगे देखेंगे विषुव इक्विनॉक्स के बारे में क्या सच है। ए है यह 23 जून को होता है, बी है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, सी है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, डी है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ओके, तो विषुव या इक्विनॉक्स के बारे में क्या सच है, कोई भी ध्रुव जो होता है सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 1/4 दिन लगते हैं। ओके, और सेकंड है इसमें पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपनी कच्ची तल के साथ जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 जो है दिन लगते हैं, तो ये करेक्ट है। और पृथ्वी की दूरी जो है एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कच्ची सतह के साथ जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये गलत है कि अपने कच्ची सतह के साथ जो है 23.5 डिग्री नहीं 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, तो ये गलत है और पहला सही है। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, ओनली फर्स्ट। आगे देखते हैं, ग्रीन बीच पर स्थित जो होते हैं प्रमुख यामनोत्तर जो होते हैं पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। ए है अफ्रीका से होकर, बी है एशिया से होकर, सी है प्रशांत महासागर से होकर एंड डी है अटलांटिक महासागर से होकर। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी इसमें हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। ओके, आगे देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ए है देशांतर रेखा, बी है अक्षांश रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी है प्रधान मध्याह्न रेखा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड देशांतर रेखा। ओके, आगे देखते हैं, किसने तंजावुर में देवी निशुंभा शूदिनी के लिए मंदिर का निर्माण कराया था। ए है राजराजा फर्स्ट, बी है राजेंद्र फर्स्ट, सी है विजयालया एंड डी है कुलाशेखरा। तो तंजावुर में देवी निशुंभा शूदिनी के लिए मंदिर का जो निर्माण कराया था वो विजयालया ने कराया था। ओके, और तंजावुर जो है वो कावेरी नदी पर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
प्लेटो को निम्नलिखित में से किस वर्ष में बौना ग्रह घोषित किया गया था? तो 2006 में प्लेटो को जो है बौना ग्रह घोषित किया गया था। हमारे सौर मंडल में जो है प्लूटो, साइरस, एरीज और 2003 और यूपी 313, नेक और होमियो जैसे 5 बौने ग्रह भी हैं। ओके, लेकिन उसमें प्लूटो को जो बौना ग्रह नियुक्त किया गया था वो 2006 में नियुक्त किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है? हाथ है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया? तो ए है सहादी और विंध्य, बी है सुलेमान और किरधर, सी है गारो और खासी, डी है जयंतिया और खासी। तो गेहूं और जौ जो उगाना शुरू किया वो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों पर। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा सिख गुरु कौन है? ए है गुरु अंगद, बी है गुरु अर्जुन, सी है गुरु हरिकृष्ण एंड डी है गुरु हरगोविंद। तो दूसरा सिख गुरु जो है वो गुरु अंगद है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है वेल्ड दक्षिण अमेरिका, बी पंपास अर्जेंटीना, ये तो करेक्ट है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ये भी करेक्ट है। एंड स्टेपी मध्य एशिया, ये भी करेक्ट है। बट वेल्ड जो है वो दक्षिण अमेरिका नहीं दक्षिण अफ्रीका का है। ओके, घास का मैदान है, तो ये जो है सुमेल नहीं है, तो ये गलत है। और अर्जेंटीना जो है पंपास में है फ्रेंड, उत्तर अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेफी, ऑस्ट्रेलिया डाउन। ओके, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट है ब्राज़ील दुनिया में उच्च श्रेणी के लौ एक्स का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है और ये करेक्ट है। और सेकंड है दक्षिण अफ्रीका तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, दक्षिण अफ्रीका नहीं दक्षिण अमेरिका है, तो ये गलत है। और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी गलत है। इसमें ओनली फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हीरा, सोना और प्लैटिनम जो है विश्व में सबसे बड़े उत्पादक हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र में सोने की सबसे बड़े निक्षेप हैं। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। और पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा कोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है 637 किलोमीटर है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इग्नियस क्या है? इग्नियस जो होता है लैटिन शब्द इग्नस से है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेंटिमेंट्री शब्द जो है लैटिन शब्द सेंटिमेंट से है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ओके, इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म, अब जानेंगे जीवाश्म क्या है। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ओके, और सेल एवं खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की परपटी जो होती है अनेक प्रकार के सेलों से बनी है और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज जो होते हैं पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है फ्रेंड, यह देश में फर्स्ट है, यह देश में मुद्रण समाचार पत्र संस्कृति की स्थापना के लिए था। बी है, यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए था। एंड सी है, लोगों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में अखबार छापना। एंड डी है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 है फ्रेंड, यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए थे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था 1883 में पारित हुआ था और प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश को में यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच जो है वो समानता स्थापित की जा सके। इम्पॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1890 में ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। एंड सेकंड है क्या है फ्रेंड कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र जो था वो 72 प्रतिनिधियों के साथ बॉम्बे में आयोजित किया गया था, तो ये करेक्ट है। ओके, तो इसमें ओनली 2 राइट है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है। तो फर्स्ट है इसमें, यह बंगाल के विभाजन के साथ शुरू किया गया था जो केवल चरमपंथियों द्वारा विरोध किया गया था। एंड सेकंड है, फ्रेंड आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो फर्स्ट केवल इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो पहला है, दूसरा इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को जो जाना जाता था वो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ओके, राइट आंसर बी सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। फर्स्ट है, मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1902 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या क्या गठन किया था, ये गलत है। सेकंड, वे बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे, ये भी गलत है। थर्ड, वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे जो 1909 में प्रदान किया गया था। ओके, तो ये करेक्ट है, तो ओनली इसमें थर्ड करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि फर्स्ट है, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था। सेकंड है, इसने भारतीयों के हथियार रखने की जो है रोक लगाई। एंड थर्ड है इसमें फ्रेंड्स कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए। एंड फोर्थ, प्रांतों में दैर्य शासन लागू किया था। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है फ्रेंड फर्स्ट सही नहीं है। फर्स्ट है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। और सेकंड है कि यह 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में भी मनाया गया और हड़तालें की गई। तो पहला दूसरा इसमें राइट है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि सत्याग्रह सभा का गठन जो किया गया था वो बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया था। और जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी। तो इम्पॉर्टेंट है कि सत्याग्रह का गठन जब हुआ था तो बैसाखी में अमृतसर में जलियांवाला बाग में अपनी पीड़ा और मुकदमा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। ओके, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने। ए है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। बी है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो है समर्थन किया। सी है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण बनी। तो ए और बी जो है टूर है और सी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों पर पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो फर्स्ट है इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ समझौता किया और हस्ताक्षर किए। ए है बंगाल समझौता, बी है कलकत्ता की संधि, सी है स्वशासन अधिनियम एंड डी है लखनऊ समझौता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, लखनऊ समझौता। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन द्वारा सत्र अधिनियम जो है था कब पारित किया गया, तो 1978 में पारित किया गया। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों किया गया और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें भारतीयों को अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी। बी है, इसमें उन लोगों को चुप करा दिया गया था जो सरकार के आलोचक थे। सी है, इसने भारतीय लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इल्बर्ट बिल जो था कि वापस लेने का जो विरोध किया गया था उसमें सही विकल्प जो है वह यह है कि इसने भारतीय लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। ओके, इसने भारतीयों को अधिकार वो नहीं देना चाहते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के नस्ली रवैये पर प्रकाश उन्होंने डाला था। इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी ये नहीं होगा फ्रेंड्स। भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लाने का जो विरोध किया गया था उसमें जो विकल्प का है तो उसमें ये है कि इसने उन लोगों को चुप करा दिया जो सरकार के आलोचक थे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विधेयक अधिनियम में भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई? तो वो है इल्बर्ट बिड यानी लॉर्ड रिपन वायसराय। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1885 में बम्बई में दादा भाई नौरोजी थे और WC बनर्जी 1886 में थे और जिन्हें कलकत्ता में थे। ओके, दूसरे जो हुए वो BC बनर्जी थे और तीसरे जो थे 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले 1885 में WC बनर्जी, दूसरे जो थे 1886 में कलकत्ता में जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे और तीसरे जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, डरबन दक्षिण अफ्रीकी की 1895 में नेटाल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक की पहचान करें। तो ए है अल्बर्टिना सिसुलर, बी है MK गांधी, सी है नेल्सन मंडेला एंड डी आर्कबिशप डेसमंड टूटू। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका की 1895 में नेटाल कांग्रेस के संस्थापक में से एक की पहचान जो करना है वो है MK गांधी। ओके, नेटाल कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो MK गांधी थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? तो संत दो होते थे, नैनार संत एंड अलवार संत। अलवार संत जो होते थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे और नैनार संत जो थे वो शिव भगवान के भक्त थे। ओके, तो अलवार संत जो थे निम्न में से किसके उपासक थे? तो अलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक थे। ओके, और इनकी पुस्तक जो है दिव्य प्रबंधम है और नैनार शिव भगवान के उपासक जो थे वो नैनार संत थे। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी थी? तो नैनार की संख्या जो थी फ्रेंड वो 63 थी एंड अलवार की संख्या जो थी वो 12 थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, टोंडी, टिपोड़ी अलवार और नमलचार के गीतों का संकलन किया गया है? तो ए है दिव्य प्रबंधम, बी है तेवरम, सी है तिरुवाचकम, डी है तिरुमरई। राइट आंसर ए हो जाएगा, दिव्य प्रबंधम। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैनार के बारे में क्या सत्य है? नैनार जो थे वे शिव के भक्त थे, वे बौद्ध तथा जैन के आलोचक थे और उनके गीत दिव्य प्रबंधन नहीं, ये गलत है। लीला तिलकम जो था वो नैनार संतों का गीत था, ये गलत है, ये था अलवार संतों का। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संत जीवन का लेखन कहा जाता है? ए है जीवनी, बी है धार्मिक जीवनी, सी है होलोग्राफी, डी है दर्शन। तो संत जीवन का लेखन जो है वो धार्मिक जीवनी कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। महान ऋषि शंकर निम्न भारतीय तत्व ज्ञान में से किससे संबंधित थे? तो वो अद्वैत से संबंधित थे। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? तो रामानुज ने किया। ओके, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत जो थे वो रामानुज थे और तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा। और अद्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो शंकराचार्य थे। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।